हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 38 पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के सेगमेंट्स के बारे में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स के बारे में। इससे पहले क्लास नंबर 38 पार्ट 1 में हम ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग पढ़ चुके थे और साथ के साथ हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस भी पढ़ लिए थे, जिसमें हमने ट्रांसफ़र फंक्शन और हेजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी मार्केट, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जाकर आप फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज और ट्रेड कर सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब ये है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आप कमर्शियल बैंक में जाइए किसी भी, और वहाँ पर आप इंडियन करेंसी जमा कराइए और आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। या फिर अगर आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, आप उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप मार्केट में जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसमें होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ स्पेकुलेशन करना चाहते हैं, तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर आप फॉरेन करेंसी में आप डील कर सकते हैं, जिस तरीके से हम शेयर में डीलिंग करते हैं। तो जो फॉरेन मार्केट होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की जाने वाली जो ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शन के नेचर के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक होलसेल मार्केट में जाते हैं, वेजिटेबल्स, जहाँ पर वेजिटेबल की होलसेल मार्केट है, तो वहाँ पर आप जब वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप वेजिटेबल लेते हैं, ऑन द सेम टाइम आप उन्हें पेमेंट दे देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑन द स्पॉट मार्केट, जहाँ पर आपने पैसा दिया, उसके बदले में आपको गुड्स मिल गई, तो पैसे और गुड्स का एक्सचेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं या किसी स्वीट्स की दुकान पे जाते हैं या किसी आप गारमेंट्स की दुकान पे जाते हैं, अगर वो पर्सन आपका नॉन है तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप उनके साथ कर सकते हैं। जैसे ग्रोसरी शॉप पर आप गए सामान लेने के लिए, तो आपने सामान लिया 1 महीने का मान लीजिए, तो आपने उसको बोला कि 1 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा, सामान आप मुझे अभी दे दीजिए। तो आपने कमोडिटी ले ली लेकिन पैसे नहीं दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसीलिए मार्केट कितने तरह की होगी, 2 तरह की। एक तो वो जहाँ पे आपने ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन की, और एक वो जहाँ पर आपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन किया, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की। तो इसी तरीके से जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसमें भी इसी तरीके से 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। एक वो ट्रांजैक्शन जो ऑन द स्पॉट की जाती हैं, आज आपने पैसा दिया अपनी इंडियन करेंसी और उसके बदले में आपने फॉरेन करेंसी ले ली। और एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, मतलब फ्यूचर में हम करेंसी को लेकर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं। बेसिकली जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो ट्रेडिंग पर्पज़ से होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरह की होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह की होती है, एक ऑन द स्पॉट मार्केट और एक फ्यूचर मार्केट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन नेचर डन फॉरेन एक्सचेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन नेचर डन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो क्लासिफिकेशन होता है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में की जाने वाली ट्रांजेक्शन में डिपेंड करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 2 तरह की ट्रांजेक्शन होती है, एक ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन और एक फ्यूचर डेट ट्रांजेक्शन। एक हम फ्यूचर डेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, फ्यूचर में कोई भी रेट फिक्स करके एक्सचेंज रेट का वो ट्रांजेक्शन करते हैं, मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। और एक ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन जो जहाँ होती हैं वो आपका स्पॉट मार्केट कहलाता है, जहाँ पर फ्यूचर ट्रेड ट्रांजेक्शन होती है वो फ्यूचर मार्केट कहलाता है। जो स्पॉट मार्केट होती है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। अगर आपने मान लीजिए इमीडिएटली किसी भी कंट्री की करेंसी आपको चाहिए, आप अपनी इंडियन करेंसी दे के फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाइए ऑफलाइन, वहाँ पर आप पैसे दीजिए इंडियन करेंसी और आपको फ़ॉरेन करेंसी फिजिकली फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं इमीडिएटली, तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके स्टॉक ब्रोकर की हेल्प लेके ऑनलाइन जाके पेमेंट कीजिए, अपनी इंडियन करेंसी दीजिए और वहाँ पर आपको फ़ॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आ जाएगी ऑनलाइन। लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि स्पॉट मार्केट में अगर ऑनलाइन अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज का, फ़ॉरेन करेंसी का, तो उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं पेमेंट को सेटल होने में। आज आप पैसे दोगे तो 2 या 3 दिन लगेंगे फ़ॉरेन करेंसी के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में। और इसी तरीके से जो फ्यूचर डेट ट्रांजेक्शन होती है, फ्यूचर मार्केट होती है, उसमें 2 तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर मार्केट में होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ऑफलाइन होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका ऑनलाइन होता है। तो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे मैं आपको डिस्कस करते जाऊँगा आपके साथ। सबसे पहले हम स्पॉट मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पॉट मार्केट क्या होती है, इट रेफर्स टू अ मार्केट इन विच द रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली, जहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट मतलब आप अपनी करेंसी दीजिए इंडियन करेंसी और उसके बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिल जाएगी इमीडिएटली। 2 बिजनेस डेज इज़ परमिटेड टू सेटल द ट्रांजेक्शन, में 2 दिन लगते हैं सेटल होने में। लेकिन देखिए अगर आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसी बैंक में जाके कोई फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, मान लीजिए डॉलर लेना चाह रहे हैं आप किसी बैंक में जाके, तो वहाँ तो आपको नॉर्मली
विद इन फ्यू मिनट्स में ही आपको इंडियन करेंसी देके फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, तो वहाँ पर आपको 2 या 3 दिन लग जाते हैं उस कैश सेटलमेंट को पूरा करने में, ट्रांजेक्शन को पूरा करने में। स्पॉट मार्केट इज़ ऑफ डेली नेचर। स्पॉट मार्केट जो होती है वो डेली नेचर की होती है। आज आपने जिस रेट पे कोई करेंसी खरीदी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी करेंसी का रेट उतना ही रहेगा। मान लीजिए आज आपने डॉलर 68 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदा है, तो कल उसका रेट 65 या 72 भी हो सकता है। वेयर द रेट ऑफ एक्सचेंज प्रिवेल्स इज टर्म्ड एज स्पॉट और करंट रेट एक्सचेंज। तो स्पॉट मार्केट में जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो बेसिकली जिस रेट पर करते हैं वो स्पॉट रेट कहलाता है, मतलब करंट रेट कहलाता है। एक्सचेंज रेट, करंट प्राइस जो होता है एक्सचेंज रेट का। 2 बिजनेस डेज का मतलब होता है कि जब भी आप ऑनलाइन जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ऑनलाइन अपने डॉलर, आपके पास डॉलर हैं और आपने वो डॉलर सेल किए हैं, तो सेल करने के बाद जो इंडियन करेंसी आपके अकाउंट में आएगी वो चेक के थ्रू आएगी, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको चेक भेजेगा और उस चेक को क्लियर होने में आपके 2 दिन लगते हैं, क्योंकि जो आपका स्टॉक एक्सचेंज, जिस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करोगे तो पेमेंट आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आएगी, तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पॉट मार्केट। फ्यूचर मार्केट पे आते हैं। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ रेट एग्रीड अपॉन। इसमें क्या होता है, फ्यूचर मार्केट में हम क्या करते हैं, एक फ्यूचर के लिए हम पहले से ही प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में हम इस डेट पर इस रेट के हिसाब से एक दूसरे के साथ डॉलर और इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए चाहता है ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आगे आने वाले 1 महीने के बाद, जैसे मान लीजिए कि अगर आज डेट है 5 जुलाई, तो हम 5 अगस्त को आगे आने वाले 1 महीने के बाद सपोज़ $10,000 हम आपस में एक दूसरे को खरीदेंगे, बेचेंगे। मान लीजिए ए खरीदेगा बी से और बी बेचेगा ए को, और उन्होंने रेट पहले से ही डिसाइड कर लिया। तो इस तरह के लिए जब हम फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रेजेंट में हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका फ्यूचर मार्केट कहलाता है। तो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने प्रेजेंट में जो रेट डिसाइड किया और जो कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए, वो फ्यूचर मार्केट में काम किया जाता है। फ्यूचर मार्केट में काम करने के 2 रीज़न होते हैं। पहला, टू मिनिमाइज़ द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू द एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। मान लीजिए आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को कोई सामान बेचा और जो बी है वो यूएसए में रहता है। अब बी ने ए को बोला कि भाई मैं आपको पेमेंट 1 महीने के बाद दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए ने जो बी को सामान बेचा है आज प्रेजेंटली उसने वो बेचा है 70 रुपीज़ के हिसाब से। अब बी ए को लगता है कि जो मैंने सामान बी को बेचा है जो यूएसए में रहता है वो 70 रुपीज़ के आज 70 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट मुझे कर देगा तो मुझे फ़ायदा होगा। कल को अगर मान लीजिए 1 महीने के बाद रेट अगर 65 रुपये हो जाता है तो ए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि 65 रुपये के हिसाब से जो पेमेंट उसके पास आएगी वो बहुत कम आएगी। तो इस तरह के जो नुकसान होते हैं एक्सचेंज रेट के गिरने और बढ़ने से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हेजिंग कर लेते हैं, मतलब फ्यूचर डेट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। और उसके बाद है टू मेक प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कंट्री में लोग ऐसे होते हैं जो एक्सचेंज रेट के, करेंसी रेट के फ्लक्चुएशन होने के केस में उसको एक गैम्बलिंग की तरह खेलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करेंसीज़ को बाय और सेल करते रहते हैं, ख़रीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। जब भी रेट डाउन जाता है तो ख़रीद लेते हैं, जब रेट अप जाता है फिर उसी करेंसी को वो बेच देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर मार्केट से। और फ्यूचर मार्केट के जो 2 एलिमेंट हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत करते हैं, जिसका अल्टीमेटली पर्पस जो होता है वो हेजिंग होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको हेजिंग भी क्लियर हो जाएगा। हेजिंग का क्या मतलब होता है, जैसा हमने रीजन में पढ़ा। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इट इज़ अ प्राइवेट एग्रीमेंट। प्राइवेट एग्रीमेंट का मतलब होता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। 2 पार्टी आपस में एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। गवर्नमेंट का कोई बैकअप नहीं होता। गवर्नमेंट इसमें कोई आपको गारंटी नहीं दे रही है कि जो भी पार्टीज़ आपस में ट्रांजेक्शन करेंगी उसके बदले में अगर कोई भी पार्टी एक दूसरे को धोखा देती है तो हम बीच में आकर उसको सेटल कराएंगे। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्योरली आपका कस्टमाइज्ड होता है। 2 पार्टीज़ आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इट इज़ अ प्राइवेट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड सेलर टू ट्रेड एन असेट एट अ फ्यूचर डेट। किसी भी एक असेट्स को लेकर, असेट्स आपका शेयर हो सकता है, कोई कॉमोडिटी हो सकता है, कोई आपका प्रीशियस मेटल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें करेंसी की, तो आप करेंसी को लेकर चलिए। तो करेंसी क्या है, बेसिकली एक असेट्स मान के चलिए। तो एक असेट्स को लेकर ट्रेड करने के लिए आप फ्यूचर डेट पर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ द असेट इज सेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्रॉन अपॉन। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसी दिन हम क्या करते हैं, जो असेट्स होती है उसका प्राइस जो होता है हम उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं।
चलिए इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है जैसे ए और बी है। मान लीजिए ए ने जो बी को, जो ए जो है वो इंडिया में रहता है मान के चलिए, और जो बी है वो यूएसए में रहता है। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें जो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करके उसको समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए ए जो है वो कहाँ रहता है, इंडिया में। बी जो है वो यूएसए में रहता है। ए ने 5 जुलाई को बी को स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए फॉर 2 मंथ, 2 महीने के क्रेडिट पर, 2 महीने के लिए उधार बेचा माल ए ने बी को, जो बी यूएसए में रहता है, 7,30,000 रुपये का। और जिस दिन ए ने बी को ये सामान बेचा उस दिन एक्सचेंज रेट चल रहा है 73 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी को जो ए को पेमेंट करनी है वो $1,00,000 की पेमेंट करनी है। 73 रुपये करंटली प्राइस चल रहा है एक्सचेंज रेट का। अब 2 महीने बाद ए को डर लग रहा है कि 2 महीने के बाद अगर बी मुझे $1,00,000 देगा और उस समय जो रेट है अगर वो 73 से गिरकर अगर 70 आ गया या 65 आ गया तो उसकी पेमेंट इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और ऐसे नुकसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ए वॉज अफ्रेड ऑफ दैट, ए इस बात से डर रहा है कि इफ़ द एक्सचेंज रेट गोज़ डाउन, सपोज 73 to 70 रुपीज़ हो जाता है तो 3 रुपये के हिसाब से उसे 3,30,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए वो क्या करेगा, फॉरवर्ड मार्केट में जाएगा। हालांकि फॉरवर्ड मार्केट कुछ ऐसा है नहीं है कि कोई एक मार्केट है, एक सिस्टम है। तो वो क्या करेगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। किसके साथ, बैंक के पास जाएगा। ए जो है वो अपने बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा कि मैं आपसे एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। बैंक बोलेगा कैसा एग्रीमेंट। ए ने बैंक को बोला कि मैंने 5 जुलाई को बी को सामान बेचा है $1,00,000 का, वो मुझे $1,00,000 देगा 2 महीने के बाद 5 सितंबर को। तो वो डॉलर मैं आपको सेल कर दूंगा और आपसे इंडियन करेंसी परचेज़ कर लूँगा। और मैं आपके साथ आज कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि 5 सितंबर को 2 महीने बाद मैं इसी रेट पे 73 रुपये से, चाहे रेट ऊपर जाए चाहे रेट नीचे जाए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं 73 रुपये के हिसाब से, 73 रुपीज़ के हिसाब से आपको $1,00,000 दूंगा और आप मुझे 73 रुपये के हिसाब से क्या करिए, मुझे इंडियन करेंसी के हिसाब से मुझे 7,30,000 रुपये दे देना। सपोज़ अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट चला जाता है 70 रुपीज़। मान लीजिए एक्सचेंज रेट 5 सितंबर को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा उस दिन रेट चला जाता है 70 रुपीज़। तो 3 रुपये का ए को फ़ायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ए ने बैंक के साथ ना किया होता तो 3 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट कम मिलती, 7,30,000 की बजाय बैंक से उसे 7 लाख मिलते, क्योंकि जो रेट चल रहा है बैंक आपको उसी रेट पे पेमेंट देता है। लेकिन अब आपका बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हो गया है तो ये 3 रुपये का नुकसान बैंक उठाएगा। अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट चला जाता है 76 तो आपको 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो फिज़िकली नुकसान नहीं होगा। फिज़िकली नुकसान नहीं होगा, पेमेंट तो आपको 7,30,000 मिलेगी, लेकिन एक साइकोलॉजिकली आपको नुकसान हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार रेट तो 76 हो गया, काश में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करता बैंक के साथ तो मुझे 7,60,000 मिलते। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में आपको लॉस नहीं हुआ है। तो इस तरह के जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैजिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो होता है वो हैजिंग पर्पस से किया जाता है। हैजिंग का मतलब होता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंट में उसकी तैयारी करना। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि आपके फ्यूचर मार्केट का एक एलिमेंट होता है। फ्यूचर मार्केट में अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, जो हैजिंग के लिए किया जाता है। हैजिंग पर्पस से हम उसको यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, स्पेकुलेशन। बेसिकली जो लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनका मेन मोटिव होता है स्पेकुलेशन, जुआ खेलना। ठीक है, जिस तरीके से लोग रेसिंग में पैसा लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग में पैसा लगाते हैं या क्रिकेट में पैसा लगाते हैं स्पेकुलेशन पर्पस से, कि जो भी उनका प्रेडिक्शन है कि भाई फ्यूचर में इस तरह का उनका आइडिया होता है कि भाई ये टीम जीतेगी या इस टीम पे हम पैसा लगाएंगे वो टीम जीतेगी। तो जितनी हमारी प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रांग होती है, जितना हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है, वही लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन पर्पस से किया जाता है। तो चलिए इसके डेफिनेशन पे आते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब ये आपके एक ट्रेडिंग पर्पस से यूज़ किए जाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें हम क्या करते हैं, करेंसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करेंसी डेरिवेटिव का एक पार्ट है। करेंसी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि करेंसी की अपने आप में एक वैल्यू होती है, जिस वैल्यू को लेकर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि $US की वैल्यू हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से 75 रुपीज़ या 73 रुपीज़ है, तो ये उसकी करेंसी डेरिवेटिव हो गई, मतलब उसकी एक वैल्यू हो गई। तो और जो करेंसी होगी उसकी जो डेरिवेटिव्स होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होती रहेगी, समय के साथ साथ फ्लक्चुएट होती रहेगी, और उसी फ्लक्चुएशन को यूज़ करके लोग स्पेकुलेशन करते हैं।
ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दे आर द स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिन दो पार्टीज़ के बीच में, जो सेलर और बायर होंगे, दो पार्टीज़ के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा करेंसी को लेकर, वो बेसिकली उनके बीच में एक मीडिएटर होगा, एक स्टॉक एक्सचेंज होगा। वो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, या मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज भी हो सकता है। हाँ, इसके बाद और क्या है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटिंग द बायर एंड द सेलर टू ट्रांजैक्ट एट अ सेट प्राइस एंड प्री डिटरमाइंड टाइम। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो बातें ज़रूर मेंशन की जाती हैं बायर और सेलर के लिए, कि उसमें जो आप बायर और सेलर प्राइस को फिक्स करेंगे वो प्राइस परमानेंटली फिक्स रहेगा, और जिस डेट पर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो डेट उसमें मेंशन की जाएगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का करना चाहते हैं या 1 महीने का करना चाहते हैं। तो उसमें टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का और जिस प्राइस को लेकर, जिस करेंसी डेरिवेटिव को लेकर आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो उसमें पूरा डिटेल में मेंशन किया जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं और WXYZ जो है 4 लोग हैं। अब WXYZ इन चारों में से, ये चारों के चारों लोग स्टॉक एक्सचेंज पे गए और ABCD भी स्टॉक एक्सचेंज पे गए। तो यहाँ पर क्या है कि ABCD इन चारों लोगों को लगता है कि जो डॉलर के साथ INR का एक्सचेंज रेट है, सपोज़ वो 75 चल रहा है, तो ABCD को लगता है कि फ्यूचर में उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो अगर हम आज उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेचने का, तो फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा। और यहाँ पर WXYZ को लगता है कि जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो फ्यूचर में बढ़ेगा। आज हम खरीदेंगे, अगर हम आज ख़रीदते हैं तो फ्यूचर में उसके बढ़ते हुए रेट से हमें फ़ायदा होगा। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे गए ढूंढने के लिए कि कौन कौन डॉलर को बेचना चाहता है, और ये जो ABCD है वो भी स्टॉक एक्सचेंज पे गए कि कौन कौन डॉलर को ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर दोनों ने प्रेडिक्शन लगाया। तो मैंने पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बीच में कौन है, स्टॉक एक्सचेंज, डील इन फॉरेन करेंसी INR डॉलर। मान लीजिए कि WXYZ और ABCD जो है, इन्होंने पेयर चूज़ किया है INR डॉलर। हालांकि पेयर तो और भी होते हैं, INR यूरो भी होता है, INR जैपनीज़ येन भी होता है। और इन दोनों ने प्रिडिक्टिंग क्या किया है, प्रिडिक्टिंग मतलब हम अंदाज, देखिए मैंने पहले बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये हमारे गैम्बलिंग होती है, स्पेकुलेशन होता है, तो इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। तो प्रिडिक्टिंग एक्सचेंज रेट विल गोज डाउन इन फ्यूचर। ABCD को लगता है कि फ्यूचर में जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो गिरेगा, और WXYZ को लगता है कि फ्यूचर में जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा। तो 5 जुलाई को जब एक्सचेंज रेट पे इन्होंने सर्च किया तो C और X का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 5 जुलाई को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर के लिए कि जो फ्यूचर में एक्सचेंज रेट होगा वो हमारा 75 होगा। 75 उन्होंने तय कर लिया कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट 75 पे मैं आपको डॉलर बेचूंगा, और X ने कहा कि फ्यूचर रेट पे मैं आपसे 75 रुपीज़ में ख़रीदूँगा। अगर 75 से जितना अमाउंट नीचे जाएगा तो उससे C को फ़ायदा होगा, और अगर अमाउंट ऊपर जाएगा तो X को फ़ायदा होगा। अगर 75 ही रहा तो इन दोनों को आपस में कोई प्रॉफिट, कोई लॉस नहीं होगा। अगर ये भी 75 रुपीज़ में इसने तय कर लिया बेचने का, और X ने कहा कि मैं आपसे 75 रुपीज़ में डॉलर ख़रीदूँगा। मान लीजिए कि 5 जुलाई को एक्सचेंज रेट 75 रुपीज़ है। एक बात ये ध्यान रखना, मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाली बात, कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें बेसिकली जो भी पार्टी आपस में ट्रांजैक्शन करेगी वो किसी भी अंडरलाइंग असेट्स को यूज़ करेगी। जैसे करेंसी है तो उन्होंने करेंसी को यूज़ किया, करेंसी के रेट को यूज़ किया। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 75 रुपीज़ के हिसाब से जब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को डॉलर सेल और परचेज़ करेंगे, नहीं, ये गैम्बलिंग खेल रहे हैं। तो डॉलर को लेकर जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, उस प्राइस में फ्लक्चुएशन के हिसाब से जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा वो स्टॉक एक्सचेंज को सेटलमेंट करा के देगा। जब क्रिकेट के मैच में या किसी भी गैम्बलिंग में जब हम पैसा लगाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता, मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में किसी ने गैम्बलिंग खेली कि भाई इंडिया जीतेगा। अब इंडिया, अगर मान लीजिए इंडिया जीत जाता है आपकी प्रेडिक्टिबिलिटी के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम आपकी हो जाएगी या इंडिया ने जो मैच जीता है उसमें जो विनिंग प्राइज़ होगा वो आपको मिल जाएगा। आपने जिस पार्टी के साथ इंडिया को जीतने का जो गैम्बलिंग की है, जितना रुपीज़ आपने दोनों ने बेट लगाई है, वो बेट का अमाउंट मिलेगा, आपको एक दूसरे को देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से C और X ने जो बेट लगाई है वो 75 रुपीज़ की बेट लगाई है। अगर 75 से नीचे जाता है तो C ने कहा मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस फ्यूचर में गिरेगा, और X को लगता है कि मैं अभी ख़रीद रहा हूँ कि मुझे लगता है प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा। तो अगर प्राइस बढ़ा तो X जीत गया, अगर प्राइस गिरा तो C जीत गया। तो प्राइस के गिरने से C विन करेगा और प्राइस के बढ़ने से X विन करेगा। फ़िलहाल जो एक्सचेंज रेट है वो 75 है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्यूचर की डेट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया वो डिसाइड किया 5 अगस्त। ठीक है, तो 5 अगस्त को मान लीजिए कि 5 अगस्त डेट आ गई है,
कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो 5 अगस्त को मान लीजिए एक्सचेंज रेट सपोज 73 रुपीज़ पर डॉलर आ जाता है। इसका मतलब सी की प्रिडिक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है, सी ने इसीलिए बेचा था क्योंकि फ्यूचर में उसको लग रहा था कि रेट गिरेगा, तो इसीलिए मैं प्रिडिक्ट करता हूँ बेचने के लिए। तो 2 रुपये का सी को फ़ायदा हो गया क्योंकि सी की प्रिडिक्टिविटी बिल्कुल ठीक थी, 2 रुपये से प्राइस गिरा, तो 2 रुपये जो है वो सी जो है वो एक्स से ले लेगा, और सी जो एक्स से लेगा उसके बीच में सी से एक्स को लेने में कौन मदद करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर एक्स को लॉस हुआ और सी को फ़ायदा हो गया। अगर 5 अगस्त को एक्सचेंज रेट 77 पहुँचता है तो 2 रुपये का फ़ायदा किसको होगा? एक्स को। मतलब 2 रुपये के 2 रुपये $1 के ऊपर, और उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है लॉट को लेकर $1000 को लेकर, तो 2000 रुपये का फ़ायदा किसको होगा? अगर एक्सचेंज रेट 77 पे पहुँचता है तो एक्स को फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा एक्स किससे लेगा? सी से। अब यहाँ पर जो एक्स सी से जो 2000 पे लेगा वो 2000 दिलवाने में कौन मदद करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। अब इसका मतलब ये मत समझना कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने किया है इस केस में $1000 इन दोनों के बीच में जो है असेट्स जो होगी करेंसी वो एक्सचेंज करेगी। यहाँ पर जो $1000 है वो एक सिर्फ एक फैक्टर है, एक अंडरलाइंग असेट्स है जिसका सहारा लिया है गैम्बलिंग खेलने के लिए सी और एक्स ने। चलिए ये तो हो गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दिन जो बात निकल के आएगी वो जब कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन पूरा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्मिनेशन होता है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने पर ही होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड होता है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड होने से पहले भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो उसके टाइम पीरियड मैच्योरिटी से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने सी और एक्स को बोला कि जब जब आपके स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में गिरेगा और बढ़ेगा तो उससे होने वाले नुकसान और फ़ायदे को मैं आपके दोनों के अकाउंट्स में जितना भी पैसा होगा उसमें से डिडक्ट करूँगा। जो स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने बोला होगा कि मिनिमम आपको 15-15 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में रखने हैं। मान लीजिए कि 5 जुलाई को जो एक्सचेंज रेट था वो 75 था, तो 6 जुलाई को जो एक्सचेंज रेट है वो 74 हो गया। इसका मतलब जो सी की प्रिडिक्टिबिलिटी थी वो बिल्कुल सही थी, प्राइस गिर गया है, तभी उसने डॉलर को बेचने का प्रिडिक्शन किया था कि मैं डॉलर को बेचना चाहूँगा क्योंकि प्राइस इसका गिर सकता है। तो मान लीजिए 74 रुपीज़ प्राइस आ गया डॉलर का, तो 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया सी को। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा कि 1000 रुपये सी के अकाउंट में डाल देगा और एक्स के अकाउंट से माइनस कर देगा। फिर 7 जुलाई को एक्सचेंज रेट 73 हो गया, फिर दोबारा से 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। पहले 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ था, फिर सी को इस तरीके से 1000 रुपये का फ़ायदा हो गया। फिर 8 जुलाई को एक्सचेंज रेट है 75 पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ना तो सी को फ़ायदा हुआ ना एक्स को, तो 2-2 हज़ार रुपये जो उनके अकाउंट में प्लस हुए तो माइनस हुए तो दोबारा रिवर्स हो जाएंगे। 9 जुलाई को एक्सचेंज रेट पहुँच गया 76, तो 1 रुपये का फ़ायदा एक्स को हो गया और सी को लॉस हो गया, तो 1-1 हज़ार रुपये एक के अकाउंट में प्लस हो जाएंगे, एक के अकाउंट में माइनस हो जाएंगे। 10 जुलाई को एक्सचेंज रेट पहुँच गया 72, तो 4000 रुपये, अब एक्सचेंज रेट पहले 76 से 72 पे पहुंच गया, तो 4 रुपये का जो फ़ायदा हो गया वो एक्स सी को हो गया और 4000 का नुकसान एक्स को हो गया। तो अल्टीमेटली फिर 12 तारीख को देखा जाए तो 12 तारीख को जो एक्सचेंज रेट है वो 65 पे आ गया, तो 7000 रुपये का फ़ायदा हो गया सी को और 7000 का नुकसान हो गया एक्स को। अब यहाँ पर ये देखना है, मुझे बताना आपको ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड होने पर भी ख़त्म हो जाते हैं, उससे पहले भी ख़त्म हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि जो सी का अकाउंट में बैलेंस है वो 25,000 पहुँच गया और एक्स का बैलेंस पहुँच गया 5000। अब एक्स को ये डर लग गया कि धीरे धीरे अगर 4-5 दिन के बाद और अगर प्राइस गिर गया डॉलर का तो मेरे अकाउंट में तो पैसे जीरो हो जाएंगे। तो सी जो एक्स है उसने सी को बोला कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे अंदर और लॉस को बियर करने की क्षमता नहीं है। तो एक्स इज़ इन लॉस ऑफ ₹10,000, ही वॉन्ट्स टू स्केयर ऑफ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना। तो स्केयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विल बी कोलैप्स बिफोर मैच्योरिटी। तो बिफोर मैच्योरिटी से पहले लॉसेस को देखते हुए एक्स ने सी से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। नाउ विद दिस देयर इज़ नो फिजिकल फ्लो ऑफ करेंसी। अब इससे क्या होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है टाइम पूरे होने पर भी या टाइम से पहले भी, तो उसमें करेंसी का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो $1000 को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो $1000 अब सी एक्स को देगा या एक्स सी से लेगा, नहीं। करेंसी के फ्लक्चुएशन की वजह से जो उन्होंने गैम्बलिंग खेली है, जो स्पेकुलेशन खेला है, तो मैंने लिखा हुआ है कि नाउ विद दिस देयर इज़ नो फिजिकल फ्लो ऑफ करेंसी बट थ्रू स्पेकुलेशन सी गेन 10,000 रुपीज़ फ्रॉम एक्स हु इज़ इन लॉस ऑफ ₹10,000। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ गलती से मैंने अमाउंट नीचे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर सी को 10,000 रुपये का गेन हुआ है और एक्स को 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ पर 4,000 लास्ट में लिखा हुआ है, 4,000 नहीं है 10,000 है। तो 10,000 का सी को गेन होगा 10,000 रुपीज़ का,
एक्स को लॉस हो गया। तो इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स खेले जाते हैं जिसमें गैम्बलिंग की जाती है, स्पेकुलेशन किया जाता है, और स्पेकुलेशन में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो अपना कमीशन चार्ज करता है, और कमीशन काटने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो एक्स जो भी पार्टीज़ होंगी उनके अकाउंट में जो अमाउंट होता है वो प्लस और माइनस हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर 10,000 रुपये का फ़ायदा सी को, 10,000 रुपये का लॉस हुआ एक्स को, तो यहाँ पर क्या करेगा, मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज का जो कमीशन रेट है वो 2% या 3% है, तो विनिंग अमाउंट का जो 3% रेट होगा वो सी से भी लिया जाएगा और एक्स से भी लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्लास नंबर 38 पार्ट 2 कि काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कितने तरह की होती हैं? हमारी 2 तरह की मार्केट होती हैं, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। और फ्यूचर मार्केट में हम दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।